Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम बैक करता हूँ इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपसे वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको पब्लिक पॉलिसी इम्पोर्टेंट के ऐसे 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपीज़ होने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर आपके फ्री होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पब्लिक पॉलिसी के जो आपके वीडियो लेक्चर है, जो आपको चैप्टर वाइज अगर रीड करना होगा, चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, तो हमने इनके ऊपर भी आपका चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप किसी स्टूडेंट को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने से आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो रहने वाला नीति निर्माण क्या है, इसके प्रमुख चरणों का वर्णन करेंगे, साथ ही नीतिगत मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों और उनके महत्व का वर्णन करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपकी नीति निर्माण है वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी देश को चलाने के लिए कानून या नियम या कोई भी ऐसा संचालन या कोई भी विकास की प्रक्रिया या कोई भी संगठन बनाया जाता है ताकि जो आपका समाज है उसमें व्याप्त समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान हेतु योजनाएं बनाई जाए और उन समस्याओं को दूर किया जाए। और जो आपकी एक अच्छी नीति होती है वो केवल समाज के वर्तमान मुद्दों को तो सुलझाती है, साथ ही वो भविष्य की चुनौतियों के लिए भी दिशा प्रदान करती है। और जो हम नीति बनाते हैं उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि नीति अपने उद्देश्य में कितनी सफल रही है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें नीति निर्माण क्या है, पॉलिसी मेकिंग क्या है। तो पॉलिसी मेकिंग में सरकार, संगठन या कोई संस्था किसी समस्या को हल करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी नियम या कोई भी दिशा निर्देश या किसी भी प्रकार की कोई योजना, ये सभी इनमें से कुछ भी बना सकती है ताकि किसी भी समस्या का हल हो सके, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और ये सरकार द्वारा बनाई जाती है, जो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा होती है। और इसका उद्देश्य समाज में सुशासन, विकास और संतुलन बनाए रखना होता है। अब हम आपका नीति निर्माण के प्रमुख चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समस्या की पहचान। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान की जाती है। जिस भी मुद्दे के लिए नीति बनानी है तो उस मुद्दे को पहचाना जाता है कि इसमें आपके किस क्षेत्र में आपका कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपकी समस्या की पहचान की जाती है, जिसमें आपका सबसे पहला एजेंडा निर्माण होता है। जब आपकी कोई समस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है तो उसे सरकारी एजेंडे में शामिल किया जाता है ताकि उस पर नीति बनाई जा सके। आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कि आप महिला को शिक्षा का अधिकार हो गया, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण समस्या थी, तो इसको पहले आपके एक सरकारी एजेंडे में शामिल किया जाता है। सेकंड आपका नीति निर्माण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जिस भी समस्या पर हमने नीति बनानी है उसमें जो भी विशेषज्ञ नीति निर्माता होते हैं, हितधारक होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उन सभी से मिलकर अलग अलग समाधान दिए जाते हैं और अलग अलग विकल्प तैयार किए जाते हैं। थर्ड आपका नीति का चयन और अनुमोदन। जो भी हम आपका जो भी समाधान या जो भी विकल्प तैयार करते हैं तो उनमें से जो भी सबसे बेस्ट या फिर सबसे अच्छा और दीर्घकालिक समय तक चलने वाला आपका जो भी विकल्प होता है उसका चयन किया जाता है और सरकार संबंधित संस्था द्वारा उसे स्वीकृति दी जाती है। फोर्थ आपका आता है नीति का कार्यान्वयन, जिसमें जो कि आपका एक नीति है उसको जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात जो भी आपने नीति बनाई है उसे आपके सरकारी एजेंसी, अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र मिलकर उसे लागू करते हैं। फिफ्थ आपका नीति का मूल्यांकन। जब आपकी नीति लागू भी हो जाती है, उसका समाज में इस्तेमाल भी होने लगता है, तो उसके बाद आपका नीति का मूल्यांकन किया जाता है कि जिस उद्देश्य से उस नीति को बनाया गया था तो वो आपकी किस हद तक सफल रही है और किस हद तक उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब हम आपका नीतिगत मूल्यांकन देख लेते हैं। तो नीतिगत मूल्यांकन आपका यही होता है कि जैसे हमने कोई नीति बनाई, जैसे हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा बनाया था, तो मनरेगा में क्या हुआ था
तो आपका मनरेगा लागू हो गया था। अर्थात तो लागू होने के बाद हमें उसका मूल्यांकन जरूर करना जरूरी था, क्योंकि जिससे हमें पता चल सके कि मनरेगा मनरेगा में कितने लोगों को कितना रोजगार दिया गया, और हमने जिस लक्ष्य के लिए मनरेगा को बनाया था वो किस हद तक सफलता रहा है, और अगर वो नहीं सफल रह पाया है तो उसे उसमें क्या सुधार की जरूरत है और किस जगह पर सुधार की जरूरत है, तो उसको हम सुधार के लिए देखते हैं। अब हम आपका नीति मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका पूर्व मूल्यांकन आता है। पूर्व मूल्यांकन में लागू होने से पहले उसके उद्देश्य देख लिए जाते हैं और अनुमान लगा लिया जाता है कि हमें ये हमारे संभावित लाभ या जोखिम या प्रभाव का होने वाले हैं। सेकंड आपका प्रक्रियात्मक मूल्यांकन, इसमें जब देखा जाता है जब आपकी जो भी नीति है वो लागू कर दी जाती है और लागू करने की प्रक्रिया में जो जितनी भी कौशल पारदर्शी और प्रभावी रही है उसको देखा जाता है। थर्ड आपका प्रभाव मूल्यांकन, जिसमें नीति के कारण समाज या लक्षित समूह पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखा जाता है, और यह आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव की जांच करता है। फोर्थ आपका परिणाम मूल्यांकन आया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो भी हमने लक्ष्य तय करे थे क्या वे पूरी तरह से सफल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। फिफ्थ आपका आता है पक्ष मूल्यांकन, जब आपकी पूरी नीति पूरी तरह से लागू हो जाती है और कुछ समय भी हो जाता है उसको लागू किए, तो उसमें आपका एक समग्र मूल्यांकन किया जाता है ताकि जो भविष्य की नीति है उसको बेहतर बनाया जा सके। अब हम आपका नीति मूल्यांकन का महत्व देख लेते हैं, जिसमें सफलता विफलता का आकलन करने में मदद मिलती है। साथ ही जो सरकार या कोई भी संस्था होती है उसे पता चलता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता होती है। संसाधनों का भी सही उपयोग होता है, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। भविष्य में बेहतर नीति निर्माण के लिए अनुभव मार्गदर्शन देता है, साथ ही नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने में सहायक होता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो आपका नीति निर्माण या उसका मूल्यांकन है वो किसी भी शासन प्रणाली की आधारशिला है। नीति निर्माण में आपके विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें कि पहले आपका कोई भी समस्या को लिया जाता है, फिर उस समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसके लिए जो भी सुझाव होते हैं जो भी समाधान होते हैं उनका चयन किया जाता है, फिर नीति को आपको लागू किया जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि हमें हर नीति न केवल अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए बल्कि उसे समय समय पर परखा और सुधारा भी जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे तो आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें हम हर्बर्ट साइमन के सीमित तर्कसंगतता सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करेंगे, और जो आपको ये सीमित तर्कसंगतता का सिद्धांत है ये नीति निर्माण और डिजाइन प्रक्रिया में कैसे उपयोगी रहा है इसको भी देखेंगे। तो इसके और साथ ही हम देखेंगे जो माइकल होवलेट थे उनके अनुसार नीति डिजाइन के प्रमुख तत्वों को समझेंगे, और जो उन्होंने नीति उपकरणों का उदाहरण दिया है उसको उदाहरण सहित समझेंगे। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपके नीति निर्माण है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना शामिल होता है। तो यहीं पर आपका हर्बर्ट साइमन जी ने एक सीमित तर्क संगतता का सिद्धांत दिया था, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि क्यों और कैसे व्यक्ति या नीति निर्माता सीमित जानकारी और क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। साथ ही माइकल हेवलेट ने नीति डिजाइन मॉडल बताया था, जिसमें बताया गया है कि नीति निर्माण में किन तत्वों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ताकि नीति प्रभावशाली और व्यवहारिक बन सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे हर्बर्ट साइमन का सीमित तर्क संगतता सिद्धांत। तो देख लेते हैं जो आपका सीमित तर्क संगतता सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो जो आपका सीमित तर्क संगतता सिद्धांत है ये आपका हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें उन्होंने एक आलोचना पारंपरिक जो मॉडल था उसकी आलोचना करी और साथ ही बाउंडेड रेशनैलिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें देखा जाता है कि जो आपकी तर्क संगत है वो किस पूरी तरह तर्क संगत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सभी विकल्पों की जानकारी नहीं होती, उसके पास विश्लेषण करने का सीमित समय नहीं होता, साथ ही उसके पास सीमित मानसिक क्षमता और संसाधन नहीं होते। इसलिए जो संतोषजनक विकल्प होता है उसको ही चुना जाता है, ताकि सबसे अच्छा नहीं बल्कि ऐसा विकल्प जो समस्या को पर्याप्त रूप से हल कर सके। अब हम आपका नीति निर्माण और डिजाइन में इसका उपयोग देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले व्यवहारिक निर्णय आती है। जब कोई भी नीति निर्माता सभी विकल्पों का विश्लेषण नहीं कर पाता तो इसे व्यवहारिक या संभव समाधान चुना जाता है। सेकंड आपका जटिलता को समझना। जब आपकी कोई सीमित तर्क संगतता होती है तो उसमें हमें पता चलता है कि क्यों नीतियां कभी कभी अपूर्ण या असंतुलित होती है। थर्ड आपका नीति डिजाइन को यथार्थवादी बनाना आता है, जो कि आपका एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें सीमाएं वास्तविक होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जब सरकार ने शिक्षा नीति बनाई थी तो उनके पास सभी विद्यालयों की पूर्ण जानकारी नहीं थी, वह अपने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर नीति बना रही थी। सेकंड आपका आता है माइकल होवलेट के अनुसार नीति डिजाइन का प्रमुख तत्व, जिसमें आपका सबसे पहले लक्ष्य आता है, जिसमें जो आपका नीति किस लिए बनाई जा रही है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जा रही है, तो वो आता है। सेकंड आपका साधन उपकरण आता है कि हमको जो आपने नीति बनाई है उसको लिए हमें
किन उपायों को लागू करना होता है, जैसे कि नियम, सब्सिडी, कर आदि। थर्ड आपका कार्यान्वयन संरचना, जो नीति को लागू करने के लिए एजेंसी आया, कोई भी संस्था आया, कौन सी संस्था उसको कार्यान्वयन करेगी उसका। फोर्थ आपका प्रभावित समूह आता है, जो कि नीति लोग किन लोगों पर लागू होगी। फिफ्थ आपका परिणाम आता है, जिसमें नीति से क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण आदि। तो इतना सब लिखने के बाद हम लिखे नीति उपकरण। तो नीति उपकरणों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका स्वैच्छिक उपकरण, दूसरा बाजार आधारित उपकरण, थर्ड आपका अनिवार्य नियामक उपकरण। स्वैच्छिक उपकरण लोगों को बिना जबरदस्ती के प्रोत्साहित करता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं सूचना अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम। और उपयोग में आप देख सकते हैं जैसे कि आपका स्वास्थ्य नीति में टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान। सेकंड आपका बाजार आधारित उपकरण, इसमें आपका आर्थिक प्रोत्साहन या दंड के माध्यम से व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, जिसको उदाहरण में आप देख सकते हैं कार्बन टैक्स, सब्सिडी टैक्स, छूट आदि। थर्ड आपका आता है फिर इसमें उपयोग, इसके उपयोग में हम पर्यावरण नीति में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन टैक्स। थर्ड आपका अनिवार्य नियामक उपकरण आता है, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जैसे आपको उदाहरण हो कोई नियम हो गया, कोई कानून हो गया, कोई मानक हो गया। इसका उपयोग शिक्षण नीति में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम आ गया। अब हम आपका आउटलेट की दृष्टि से नीति डिजाइन की उपयोगिता देख लेते हैं, जिससे कि हमें जो नीति निर्माण है उसको व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाया जाता है। साथ ही आपका लक्ष्य, साधन और कार्यान्वयन को आपस में जोड़कर स्पष्टता प्रदान करता है। जो आपकी नीति है, ये नीति की कुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। इसी में हम निष्कर्ष में हम लिखें जो आपका तर्कसंगतता सिद्धांत है हर्बर्ट साइमन जी का, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी जटिल और सीमित संसाधनों से प्रभावित है वो हमें बताती है। साथ ही जो आपका माइकल होवलेट का नीति डिजाइन मॉडल है, वो बताता है कि किस तरह नीति के विभिन्न तत्वों को योजनाबद्ध ढंग से जोड़ा जा सकता है ताकि प्रभावी और कारगर नीति बनाई जा सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका स्थानीय सरकार नीति कार्यान्वयन में कैसे योगदान देती है उसको उदाहरण सहित समझेंगे। साथ ही विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधानों का भी विश्लेषण करेंगे। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे कि जितना कि आपका जो नीति निर्माण है उसको बनाना है, उतना ही उसको लागू करना या उसका कार्यान्वयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें जमीन पर लागू होकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। और इस कार्य में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो आपके आधुनिक शासन प्रणाली है, इसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है, ताकि जो निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन की शक्ति है वे केवल केंद्रीय राज्य के पास तक ना रहे। इस प्रक्रिया में आपके कई चुनौतियां भी है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। फिर हम आपका स्थानीय सरकार के नीति कार्यान्वयन में भूमिका लिख लेंगे। जो आपकी नीति कार्यान्वयन होती है उसमें आपके स्थानीय सरकार की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही आपकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनमें सुधार भी करती है और उन्हीं समस्याओं का समाधान करती है। फर्स्ट इसमें हम आपका देख लेते हैं स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान। जो भी आपकी स्थानीय सरकार होती है वो पता करती है कि उसके एरिया में उसको किस चीजों की जरूरत है और किस चीजों की नहीं है, तो उसी में जो आपकी जो जरूरत होती है उनके अनुसार ही वो नीति को लागू करती है। सेकंड आपका संपर्क का माध्यम। तो स्थानीय सरकारों का जो जनता है, उच्च स्तर की सरकार है, उनके बीच का पुल काम करती है। अर्थात जो जनता और उच्च सरकार हो गई, आपकी राज्य सरकार हो गई, उनके बीच का काम स्थानीय सरकार करती है। थर्ड आपका नीति कार्यान्वयन, जिसमें आपकी जो सरकारी योजनाएं हो गई जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, तो ये सभी आपके स्थानीय स्तर पर लागू करना। फोर्थ आपका सामुदायिक भागीदारी, जैसे पंचायत नगर सभा हो गई, इनके माध्यम से जनता की राय लेकर नीतियों में सुधार। फिफ्थ आपका प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही, जो कि स्थानीय अधिकारी जो होता है वो सुनिश्चित करता है कि योजना सही ढंग से लागू हो रही है या कोई गड़बड़ तो नहीं है। उदाहरण में आप स्वच्छ भारत मिशन देख ले सकते हैं, जो कि आपके शौचालय के निर्माण और स्वच्छता के लिए बनाया गया था। इसका जो कार्य किया गया था वो स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया था। जो पंचायत थे उन्होंने घर घर जाकर जागरूकता फैलाई और निर्माण कार्य का संचालन किया। तो इसी प्रकार से आपका एक उदाहरण हो गया। अब हम आपका विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौती और समाधान देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली चुनौतियों में हम आपका देखें संसाधनों की कमी। स्थानीय संसाधनों के पास अक्सर जो आपका धन होता है वो कम होता है, कर्मचारी तकनीकें नहीं होती है। सेकंड आपकी क्षमता की कमी होती है। जो स्थानीय प्रतिनिधित्व होता है, अधिकारी होते हैं, वे योजनाओं की समझ और प्रशिक्षण की उनमें कमी होती है। थर्ड आपका भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी होती है। जो आपका स्थानीय स्तर होता है उसमें आपका भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या पक्षपात जैसे मुद्दे चलते ही रहते हैं। फोर्थ आपका राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसमें स्थानीय नेताओं द्वारा निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। फिफ्थ आपका समन्वय की कमी, जिसमें राज्य, केंद्र और स्थानीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय नहीं होने पर योजना विफल हो सकती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा समाधान लिख लेंगे, जिसमें हम आपका सबसे पहला क्षमता निर्माण आता है, जो कि स्थानीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच
प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल टूल्स और सूचना प्रबंधन प्रणाली की सुविधा होती है। सेकंड, आपका पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। जो केंद्र और राज्य सरकार होती है वे आपको फंड के माध्यम से, अन्य तकनीकी सहायता से आपको स्थानीय सरकारों की हेल्प कर सकती है। थर्ड, आपका पारदर्शिता और निगरानी आता है, जिसमें सोशल ऑडिट, जन सुनवाई और डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाती है। फोर्थ, आपका स्थानीय भागीदारी आता है, जिसमें समूह की सीधी भागीदारी से निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी होते हैं। फिफ्थ, आपका समन्वय तंत्र मजबूत करना आता है, जिसमें सभी स्तरों की सरकारों के बीच संवाद और समन्वय की एक स्थायी प्रणाली बनाना आता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि अगर हम कोई भी नीति निर्माण करते हैं तो उसको कार्यान्वयन और उसको लागू करना और उसका मूल्यांकन करना ही उतना जरूरी होता है, जो कि हमारी नीति को अधिक लचीला, जवाबदार, प्रभावशाली बनाता है। अगर हमारे सामने जो चुनौतियां, इनका हम समाधान कर लेते हैं तो हमारी नीति अच्छी तरीके से बनाई तो जा सकती है, साथ ही उसका प्रभावी समाज पर बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे तो आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका नीति मूल्यांकन की विधि और तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या चुनौतियां, उनको देखेंगे। साथ ही सार्वजनिक नीति पर लागत प्रभावशीलता विश्लेषण का उपयोग करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे कि जो हमने आपकी नीति लागू करते हैं तो हमें उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए, जिससे हमें पता चले जो हमने नीति लागू की है उसने हमारे कितने प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया है, और जो उद्देश्य हमने बनाए थे उसी उद्देश्य से वो नीति लागू हुई है तो वो उसने प्राप्त किया है नहीं। अब हम आपका लागत प्रभावशीलता विश्लेषण देखते हैं, जो कि हमारी विधियों को लागू करना कई बार जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए यह हमें बताता है कि इन चुनौतियों का स्वरूप क्या है और कैसे लागत प्रभावशीलता विश्लेषण जैसी तकनीक नीति मूल्यांकन में अहम भूमिका निभाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, फिर आप लिखें नीति मूल्यांकन की विधि और तकनीकों को लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां, जिसमें आपका सबसे पहले डेटा विश्लेषण आता है। जो आपका डेटा होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। सेकंड, आपका प्रायोगिक अध्ययन आता है। थर्ड, आपका केस स्टडी, फिर आपका साक्षात्कार सर्वेक्षण, फिर फिफ्थ आपका आता है मॉडलिंग और पूर्वानुमान। जो आपके तकनीक है इनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चुनौतियां आती है। अब हम आपके इनकी मुख्य चुनौतियां में देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले डेटा की अनुपलब्धता या खराब गुणवत्ता होती है। जो आपका नीति मूल्यांकन किया जाता है उसमें विश्वसनीय अद्वितीय डेटा की आवश्यकता होती है। जो सरकार होती है वो संस्थाओं के पास प्रमाणिक डेटा या सरकारों के पास प्रमाणिक डेटा नहीं होता है। सेकंड, आपका तकनीकी विशेषज्ञता की कमी आती है, जिसमें नीति मूल्यांकन में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और शोध पद्धति की जानकारी की जरूरत होती है, पर स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रशिक्षित लोगों की कमी हो सकती है। थर्ड, हम आपका देख लेते हैं राजनीतिक दबाव और पक्षपात, जिसमें सरकारी नीतियों के असफल परिणाम छिपाने के लिए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करती है। साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। फोर्थ, आपका समर्थ संसाधनों की कमी आती है, जिसमें प्रभावी मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय, बजट और टीम की आवश्यकता होती है, और साथ ही सीमित संसाधन मूल्यांकन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ, आपका आता है मूल्यांकन परिणामों का उपयोग न होना, जिसमें जो आपका कई बार मूल्यांकन किया जाता है उसका उपयोग नीति सुधार में नहीं होता है। सेकंड, आपका सार्वजनिक नीति में लागत प्रभावशीलता विश्लेषण का उपयोग आता है। जो आपकी लागत प्रभावशीलता विश्लेषण है उसको देख लेते हैं। लागत प्रभावशीलता आपकी एक प्रकार की मूल्यांकन की विधि होती है। इसमें देखा जाता है कि जो आपकी नीति योजना है उस समय प्राप्त परिणामों में तुलना में कितना खर्च, कितना प्रभावी रहा है, और जो इसका उद्देश्य होता है वो कम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना होता है। ये उन स्थितियों में उपयोगी हो जाता है जहां आपको नीति से मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन पैसे करना कठिन होता है, जैसे कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि। अब हम आपका सीईए को कैसे लागू किया जाता है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नीति का उद्देश्य निर्धारित करना होता है। जो आपकी नीति है वो किस उद्देश्य से बनाई जाती है। सेकंड, आपकी लागत का आकलन किया जाता है, फिर उसमें आकलन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि इसमें आपका कितना खर्च होगा, जो आपका किसी भी विकास के लिए होगा या कर्मचारियों के लिए होगा तो कितना खर्च होगा। थर्ड, आपका परिणामों का आकलन, जो आपका परिणाम है उससे किस प्रकार के कैसे सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम हुए हैं, कि कितने लोगों को लाभ मिला है, कितनी बीमारियां कम हुई है। फोर्थ, आपका लागत प्रभाव अनुपात, जिसमें कुल लागत को परिणामों से विभाजित कर दिया जाता है और एक यूनिट लाभ पाने की कितनी लागत होगी उसको देख लिया जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि स्वास्थ्य नीति में उपयोग किया गया है। मान लो आपका 2 स्वास्थ्य योजना पर विचार किया गया था, एक आपकी योजना ए है, एक आपकी योजना बी है। उसमें आपके 1 करोड़ का लागत हुआ था, उसमें आपका 1000 जीवन बचाएगा, और जो आपका लागत दूसरी योजना थी उसमें आपका 2 करोड़ की लागत आई थी, उसमें आपका 1500 जीवन बचाए गए। तो सी ये कहता है जो आपकी योजना है वो 1 लाख प्रति जीवन है, और जो आपकी योजना बी है वो 1,33,000 प्रति जीवन है। तो इसमें आपकी योजना एक अधिक लागत प्रभावी होती है, तो योजना ए को लागू किया जाता है। सेकंड, आपका शिक्षा नीति में उपयोग देख सकते हो, इसमें आपका जो वो थी आपकी जो
इसमें आपको सीमित बजट में सर्वोत्तम विकल्प चुनना संभव होगा, साथ ही नीति निर्माताओं को तथ्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिल गई। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका लागत प्रभावशीलता विश्लेषण है वो आपकी तकनीक वो आपकी ये बताता है कि जो आपका मूल्यांकन है वो सटीक और उपयोग हुआ है। इसमें तुलना करने, संसाधनों का उचित वितरण, बेहतर परिणाम हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। जो आपका मूल्यांकन होती है इनको गंभीरता से और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, ताकि जो सरकार की नीतियां उसको सुधारने, खर्च को कम करने और जनता को अधिक लाभ देने का सशक्त माध्यम बनाया जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको कॉर्पोरेट समाज उत्तरदायित्व सीएसआर से क्या तात्पर्य है उसको देखें, साथ ही सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में इसकी भूमिका का विश्लेषण करेंगे। तो हम आपका सबसे पहले गैर सरकारी संगठन जो आपका एनजीओ वगैरह होते हैं उनकी नीति निर्माण में भूमिका को स्पष्ट करते हैं, साथ ही देखते हैं कि इन संगठनों का प्रभाव सकारात्मक होता है या नकारात्मक। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम लिखेंगे जो आपके गैर सरकारी संगठन होते हैं वे आज के समाज के समग्र विकास के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपका कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होगा, सीएसआर होगा, और जो आपका गैर सरकारी संगठन हो गए वे शासन व्यवस्था के दो ऐसे स्तंभ होते हैं जो आपका नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सरकार के सशक्त सहयोगी होती है, और ये दोनों ही नीति आपके लोक कल्याणकारी, व्यवहारिक और प्रभावी होने में मदद करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय के बाद आप लिखें जो आपका सीएसआर का अर्थ है और इसकी भूमिका क्या है। तो सीएसआर आपकी कोई भी एक बताती है कि जब कोई अपनी कंपनी अपने लाभ का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए स्वेच्छा से या कानूनी रूप से खर्च करती है या अपना कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाती है, जिसमें कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है, तो उसको ही हम आपका सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो कहते हैं। अब हम आपका सीएसआर की कानूनी व्यवस्था देख लेते हैं भारत में। तो भारत का जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें सीएसआर को एक कानूनी रूप दिया गया है, जिसमें अगर कोई भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है, सालाना टर्नओवर 1 लाख करोड़ से 1000 करोड़ से अधिक है या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है, तो उसे अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य होगा। अब हम आपका सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सीएसआर की भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले वित्तीय सहायता होती है, जो कि सरकार को अपनी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलते हैं और इससे योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। सेकंड, आपका तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग होता है। जो कंपनियों के पास संसाधन या तकनीक होती है उनकी क्षमता जो होती है वो सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करती है। थर्ड, आपका स्थानीय स्तर पर विकास होता है, जिसमें कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में निवेश करते हैं और सरकार की नीतियों को मजबूत करती है। फोर्थ, आपका साझेदारी का मॉडल आता है, जिसमें सीएसआर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को बढ़ावा देती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लिखें। उदाहरण में हम लिखें जैसे टाटा ग्रुप ने झारखंड और ओडिशा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पहल की। अब हम आपके गैर सरकारी संगठनों की नीति निर्माण में भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले समस्या को उजागर करना आता है, जो कि एनजीओ वगैरह होते हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिससे कि हम आम जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं। सेकंड, आपका नीतिगत सुझाव देना, जो एनजीओ होते हैं वे अपने अनुभव, रिसर्च और फील्ड वर्क के आधार पर ही सरकार की नीतिगत सुझाव देते हैं। थर्ड, आपका जन जागरूकता फैलाना आता है, जिसमें जो आम लोगों की सरकारी योजना उनके अधिकारों की जानकारी होती है, लोगों तक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। फोर्थ, आपका कमजोर वर्गों की आवाज बनना, जो एनजीओ होते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिलाएं, बच्चे, विकलांग आदि इनके हितों में अधिक काम करती है और नीति प्रक्रिया में भागीदारी बनाती है। फिफ्थ, आपका योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी, जिसमें एनजीओ स्वतंत्र रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं और साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। तो जो आपका एनजीओ है वो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है या नकारात्मक उसको देख लेते हैं। तो इसका आपका सकारात्मक प्रभाव होता है, ये उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ सरकार की पहुंच सीमित होती है, साथ ही वे नीतियों को अधिक जनकारी और लाभकारी बनाते हैं। जो एनजीओ होता है वो समाज में सक्रिय भागीदारी और लोकतंत्र की मजबूती का माध्यम बनाते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपके कुछ चुनौतियां देख लेते हैं, जो कि आपके एनजीओ की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं और कुछ पर विदेशी फंडिंग और राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर संदेह भी होता है। जो आपकी निगरानी होती है, सहयोग होती है, एनजीओ के नीति निर्माण में सरकार प्रभावशाली सहयोगी बन सकते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम लिखें जो आपका सीएसआर और एनजीओ है वे दोनों ही नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये साझेदारी भी करते हैं। सीएसआर सरकार को आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है और जो आपका एनजीओ है वो जनता की वास्तविक जरूरतों को जोड़ता है। तो इनकी जो आपको दोनों की सहयोग है, इनसे नीतियों को अधिक जनमुखी, प्रभाव, टिकाऊ बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं तो आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका अभिजात वर्ग सिद्धांत और समूह सिद्धांत की तुलना करेंगे, साथ ही उनकी भूमिका का मूल्यांकन करेंगे और तर्कसंगत मॉडल की प्रमुख विशेषता और इसकी सीमाओं का वर्णन करेंगे।
तो इसके आंसर में आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम लिखेंगे जो हमारे दो प्रकार के सिद्धांत है, एक आपका विजयवर्ग सिद्धांत और जो दूसरा समूह सिद्धांत, इनके हम तुलना करेंगे। साथ ही तर्कसंगत मॉडल की विशेषता और सीमा को भी इसमें देखेंगे। जो आपके दोनों सिद्धांत है सार्वजनिक नीति और शासन व्यवस्था को समझने के लिए विकसित किए गए हैं। इनसे हमें पता चलता है कि निर्णय कैसे लिया जाता है, कौन प्रभाव डालता है और किसका हित सर्वोपरि रहता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, फिर हम आपका विजातवर्ग सिद्धांत देख लेते हैं। तो जो आप विजातवर्ग सिद्धांत है, इसमें समाज में नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया पर एक छोटे छोटे और शक्तिशाली वर्ग का नियंत्रण होता है, जिसे हम अभिजात वर्ग कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं में हम देख लेते हैं। जो सत्ता और संसाधन होते हैं उस पर कुछ चुनिंदा लोगों का ही अधिकार होता है। साथ ही आम जनता की भागीदारी बहुत सीमित या नामात्र होती है और नीति निर्माण में ऊपर से नीचे दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फिर आपका राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय लोगों का निर्णय नीति को प्रभावित करता है। अब हम आपके इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आपका कोई बड़े उद्योगपति हो गए या कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी हो गया या कोई भी राजनेता होगा, ये सभी मिलकर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सेकंड आपका समूह सिद्धांत आता है। जो आपका समूह सिद्धांत है, सार्वजनिक नीति विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष और सहयोग का परिणाम होती है। इसमें जो समूह सिद्धांत में जो समूह होता है वो अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके विशेषताएं में हम देख लेते हैं। जो आपकी नीति निर्माण है उसको एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है, जिससे कई समूह भाग लेते हैं। साथ ही नीति उन समूहों के बीच संतुलन बना के रखती है और नीति निर्णय प्रक्रिया को नीचे से ऊपर दृष्टिकोण की ओर समझा जाता है। जो आपका सिद्धांत है लोकतंत्र सहभागिता को बढ़ावा देता है। इसके उदाहरण में हम आपका किसान संघ, ट्रेड यूनियन, उद्योग संगठन, महिला संगठन या पर्यावरण कार्यकर्ता जैसे जो समूह नीतियां उनको देख सकते हैं। अब हम आपका समूह सिद्धांत और आपका नीति अभिजात वर्ग सिद्धांत की तुलना कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम पहलू देखेंगे, फिर अभिजात वर्ग सिद्धांत देखेंगे, फिर हम समूह सिद्धांत देखेंगे। तो इसमें निर्णय की प्रकृति देखें। जो अभिजात वर्ग सिद्धांत है कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा होते हैं और जो समूह सिद्धांत है ये कुछ समूहों द्वारा होता है। इसका दृष्टिकोण टॉप डाउन होता है, ऊपर से नीचे। इसका दृष्टिकोण बॉटम अप होता है, नीचे से ऊपर। इसकी लोकतंत्र की भूमिका सीमित रहती है और इसमें महत्वपूर्ण रहती है। इसमें आम जनता की भागीदारी नगण्य होती है और इसमें अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें शक्ति का केंद्रीकृत होता है और इसमें विकेंद्रीकृत होता है। नीति पर नियंत्रण अभिजात वर्ग द्वारा होता है, इसमें प्रतिस्पर्धी समूह द्वारा। थर्ड हम आपका तर्कसंगत मॉडल देख लेते हैं। जो आपका तर्कसंगत मॉडल है उसमें निर्णय लेने वाला व्यक्ति या संस्था सभी विकल्पों का विश्लेषण करता है, फिर जो भी आपका सबसे लाभकारी और सुशल और आपका सबसे दीर्घकालिक समय तक चलने वाला विकल्प है उसका चुनाव कर लिया जाता है। इसकी विशेषता में हम आपका सबसे पहले समस्या की स्पष्ट पहचान करते हैं, फिर उसके बाद सभी विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और जो भी आपका सबसे बेस्ट विकल्प होता है उसका चुन लिया जाता है। फिर आपको उद्देश्य की स्पष्टता की जाती है कि जो आपकी नीति बनाई जा रही है वो किसी उद्देश्य से बनाई क्या जा रही है। फोर्थ आपका लागत और लाभ की तुलना की जाती है। यह अनुमान लगा लिया जाता है कि इसमें आपका कितना खर्च आएगा और इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। फिर तो आपका तथ्य और आंकड़ों पर आधारित निर्णय होते हैं। जो आपका भावना दबाव होता है उसके बजाय तथ्य के आधार पर निर्णय होते हैं। अब हम आपका तर्कसंगत मॉडल की सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। जो आपके सभी विकल्प और नीति हैं उनमें पूर्ण जानकारी हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। सेकंड आपका समय और संसाधनों की कमी। जो विकल्प होता है उसका विस्तृत करने में समय और साधन बहुत लगता है, जो कि व्यवहारिक नहीं होता है। थर्ड आपका राजनीतिक और सामाजिक दबाव, जो कि निर्णय अक्सर राजनीतिक तो सामाजिक दबाव से प्रभावित होते हैं। फोर्थ आपका सीमित मानव क्षमता है, जिसमें निर्णायक भी सीमित सोच अनुभव पूर्वक से ग्रस्त हो सकता है। फिफ्थ आपका समय जमीनी हकीकत की अनदेखी, जिसमें जो मॉडल होता है वो कभी कभी जमीनी वास्तविकता और सामाजिक जटिलताओं को भी नजरअंदाज कर देता है। तो इतने सब लिखने के बाद हम आपका एक निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो आपका विजातवर्ग सिद्धांत है वो नीति पर शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण होता है और जो आपका समूह सिद्धांत होता है इसमें आपका लोकतंत्र की भागीदारी होती है और जो आपका तर्कसंगत मॉडल होता है वो नीति निर्माण की आदर्श स्थिति को दर्शाता है, लेकिन ये व्यवहार में सामने नहीं आता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली नीति निगरानी को कैसे पारदर्शी और कुशल बनाता है उसको देखेंगे, साथ ही इसका एक उदाहरण सहित वर्णन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नीति निगरानी के विभिन्न चरणों का वर्णन करेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम लिखें जो आपकी सरकार नीति योजना है उनका सही ढंग से क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना तभी संभव होता है जब किसी चीज की निगरानी नियमित रूप से प्रभावी तरीके से की जाए। जो आपका आज का समय है इसमें जीआईएस एक ऐसा उपकरण है जो कि नीति निगरानी को न केवल पारदर्शी बनाता है साथ ही कुशल भी बनाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका जीआईएस नीति निगरानी को पारदर्शी और कुशल कैसे बनाता है उसको देख लेते हैं। जो आपका जीआईएस है वो नक्शों, उपग्रह चित्रों के आंकड़ों की मदद से किसी स्थान विशेष की जानकारी डिजिटल रूप में देता है।
जो कि सरकार को यह देखने में सुविधा करते हैं कि कोई योजना परियोजना कहाँ और कैसे लागू हो रही है और उसमें क्या प्रगति हो रही है। तो अब हम आपका जीआईएस की भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्थान आधारित डेटा विश्लेषण होता है। जो जीआईएस है वो बताता है कि कौन सी नीति किस भौगोलिक क्षेत्र में लागू की जा रही है और वहाँ क्या परिणाम मिल रहे हैं। सेकंड आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है जीआईएस है, उसे हमें योजनाओं की निगरानी वास्तविक समय में की जा सकती है, जिससे कभी भी गड़बड़ी का तुरंत पता लगाया जा सकता है। थर्ड आपका पारदर्शिता में वृद्धि आती है। जो आपका जीआईएस होता है वो डेटा सार्वजनिक किया जाता है, जो कि आम लोगों द्वारा भी देखा जाता है और इसमें क्षेत्र में कौन सी योजनाएं चल रही है और कितनी प्रगति हुई है। फिर होता है आपका प्रभावी योजना निर्धारण। जीआईएस में हमें देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में कौन सी योजना की अधिक जरूरत है और इससे हमें संसाधनों का बेहतर वितरण भी होता है। फिफ्थ आपका असमानताओं की पहचान आता है, जिसमें कौन से इलाके पिछड़े रह रहे हैं और यहाँ कहाँ योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उसको देखा जाता है। इसके उदाहरण में आप मनरेगा देख सकते हैं। मनरेगा में ही जीआईएस का प्रयोग करके हमें पता चला गया था कि किन गाँव में काम हुआ है और कितने तालाब खुदे और कितनी सड़कें बनी है। तो सरकार ने एक भुवन पोर्टल जारी किया था, जिसमें उन्होंने डेटा सार्वजनिक किया, जिससे नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी। सेकंड आपका नीति निगरानी के विभिन्न चरण और उनका महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले लक्ष्य और संकेतकों की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है जो आपकी नीति है वो किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राप्त की गई थी और उसकी निगरानी के लिए कौन से मापदंड हो गए। इसका आपका महत्व ये रहता है कि स्पष्ट लक्ष्य होने से निगरानी प्रक्रिया केंद्रित कर तो उद्देश्य बनती है। सेकंड आपका डेटा संग्रहण, जिसमें जमानी स्तर से आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसका मैथ में आपका वास्तविक डेटा नीति की प्रगति को मापने का आधार होता है। थर्ड आपका डेटा विश्लेषण होता है, जो कि एकत्रित डेटा का विश्लेषण करता है और बताता है कि नीति कितनी सफल है और कहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके मैथ में आप ये देख सकते हैं, इससे प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। फोर्थ आपका रिपोर्टिंग और फीडबैक आता है, जो कि विश्लेषण के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे हमें पता चलता है जो नीति निर्माण है विभिन्न विभाग है उनको भेजा जाता है और इससे हमारी पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। फिफ्थ आपका संशोधन और सुधार आता है। निगरानी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो भी कमियां हैं उन कमियों में जो भी संशोधन किया जाता है उसको किया जाता है और साथ ही उसमें सुधार किया जाता है। इससे नीति को लचीला और उपयोगकर्ता मूलक भी बनाया जाता है। अब हम आपका नीति निगरानी के महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले पारदर्शिता और उत्तरदायित्व होते हैं। जो नीति होती है उसमें पारदर्शिता बढ़ती है और साथ ही उसका उत्तरदायित्व जनता और सरकार द्वारा देखा जाता है, जो कि योजना कैसे कार्यान्वित हो रही है। साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश होता है जहां आपका वास्तव में जरूरत होती है। थर्ड आपका समय पर सुधार। निगरानी में समस्या को तुरंत पता लगा लिया जाता है और समय पर सुधार संभव होता है। फोर्थ आपका जनविश्वास में वृद्धि, जिससे कि जनता को पता चलता है कि योजना उनके हित में काम कर रही है, तो सरकार पे भी विश्वास बढ़ता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो आपका जीआईएस है वो नीति निगरानी को दर्शात्मक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। साथ ही इसमें आपके विभिन्न चरण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं जमीनी स्तर पर भी प्रभावशाली तरीके से लागू हो रही है। तो इतना सब लिखने के बाद हमारा आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें हम आपका चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। साथ ही विचार विमर्श के लिए रूपरेखा के रूप में सिद्धांत का क्या अर्थ है इसके भी उदाहरण सहित समझें। तो इसके आंसर में अब आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में आप देखें जो आपका सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन है, उससे हमें कोई योजना सफल रही है असफल ये देखने में पता मिलती है। साथ ही ये पता चलता है कि क्यों कैसे और किस हद तक कोई नीति अपने उद्देश्य में सफल रही है। इसीलिए इसके लिए चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन जी ने अपना एक नीति मूल्यांकन का एक व्यापक दृष्टिकोण बताया, जो कि उनके कुछ सिद्धांत भी है और साथ ही वो आज भी नीति निर्माण कार्यान्वयन मूल्यांकन में मार्गदर्शक माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे जो आपका चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन है उनके मूल्यांकन का सिद्धांत देखेंगे, जिसमें आपकी जो ये चार्ल्स एंडरसन है वो नीति मूल्यांकन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, उसमें आपका राजनीतिक सामाजिक और तकनीकी पहलुओं से भी वो जुड़ी होती है। जिसमें आपका सबसे पहले बहुआयामी दृष्टिकोण आता है, जिसमें जो मूल्यांकन होता है वो सिर्फ आर्थिक लाभ या संख्यात्मक परिणामों पर ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय परिणाम और नैतिक पहलुओं को भी इसमें देखा जाता है। अब हम आपका सेकंड देख लेते हैं, निर्णय की पारदर्शिता, जिसमें जब मूल्यांकन होता है वो उन मापदंडों को स्पष्ट करके होता है जिनके आधार पर नीति को सफल या असफल माना जाता है। थर्ड आपका मूल्य और हितों का विश्लेषण आता है, जिसमें जो भी कोई भी नीति होती है वो अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिससे कि मूल्यांकन करते समय देखा जाता है कि किस वर्ग को लाभ हुआ है और किसे नुकसान हुआ है। फोर्थ आपको प्रक्रिया की वैधता होती है, जिसमें जो मूल्यांकन होता है वो प्रक्रिया होती है वो खुद एक लोकतांत्रिक और सहभागिता आधारित होती है, जिससे कि लोगों को लगे कि नीति उनके हित में बनाई गई है। फिफ्थ आपका निर्णय का उपयोगी होना आता है। जो मूल्यांकन होता है वो आपका रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका उपयोग भविष्य की नीतियों को सुधारने और जनहित में कार्य करने के लिए भी होता है।
अब हम आपका विचार विमर्श के लिए रूपरेखा के रूप में सिद्धांत देख लेते हैं, उसका अर्थ और उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके अर्थ में आपको आपका सबसे पहले देखें, जो आपका चार्ल्स एंडरसन जी है वे कहते हैं कि सिद्धांतों को अंतिम सत्य की तरह न मानकर उन्हें विचार विमर्श के माध्यम से देखा जाए। साथ ही वे कहते हैं कि नीति बनाने और मूल्यांकन करने के दौरान सिद्धांत केवल नीति निर्णय सुनने के लिए नहीं बल्कि विचार और चर्चा को दिशा देने के लिए भी उपयोग बनाया जाए। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो आपका सिद्धांत है वो कठोर नियम नहीं है, वो आपका एक तरह से सोचने की संरचना है। तो इसमें हम आपको कुछ ऐसे रूपरेखा होते हैं जो नीति विशेषज्ञों, जनता और नेताओं को सोचने में मदद करती है कि जो आपकी नीति है वो सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण है और इसका असर अल्पसंख्यकों पर क्या होगा। साथ ही जो आपके नीति दीर्घकालिक रूप से टिका हुआ है ये नहीं। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई सरकार है उसने गरीब शहरों के लिए मुफ्त आवास योजना बनाई है, तो इसमें आपका ये नहीं आंकड़ा किया जाता है कि कितने घर हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि जो योजना है वो जमीन के चयन में पारदर्शिता थी और क्या जिन लोगों को घर दिए गए वे वास्तव में जरूरतमंद थे और जो आप ये जिन्हें अन्य वर्गों के साथ अन्याय तो नहीं कर रही है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन में ने नीति मूल्यांकन को केवल तकनीकी नहीं बताया, उन्होंने राजनीतिक और नैतिक प्रक्रिया भी इसको बताया। साथ ही जो उनका सिद्धांत है वो बताता है कि मूल्यांकन में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, सहभागिता और वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। और जो कि आज की जटिल शासन तंत्र में एंडरसन की सोच नीति निर्माण और मूल्यांकन में एक ठोस बौद्धिक आधार प्रदान करती है। तो इतने सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका प्रभाव मूल्यांकन क्या है उसको देखेंगे, साथ ही इसकी उपयोगिता क्या है उसको देखेंगे और विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन तकनीकों जैसे रैंडम कंट्रोल ट्रायल, मैच एरिया कंपैरिजन और डिफरेंस इन डिफरेंसेस में किसी एक को चुनकर वास्तव से भी समझेंगे कि यह कैसे काम करती है। अब हम आपका साथ ही प्रक्रिया मूल्यांकन क्या है उसको देखेंगे और नीति मूल्यांकन में शामिल करना इसको क्यों आवश्यक माना जाता है उसको देखेंगे और अपने उदाहरण को एक उदाहरण के सहित देखेंगे जहाँ प्रक्रिया मूल्यांकन के जरिए किसी कार्यक्रम की कार्यप्रणाली की कमियां सामने आती है और उसे बेहतर बनाया जाता है। तो इसके अंतर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लें। परिचय में हम आपका देखेंगे जो अब कोई भी सरकार या संस्था कोई भी नीति बनाती है तो वो ये देखते हैं कि जो आपकी नीति है उसने क्या असर डाला है, जिसके आपके दो मुख्य तरीके होते हैं, एक आपका प्रभाव मूल्यांकन और दूसरा आपका प्रक्रिया मूल्यांकन। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रभाव मूल्यांकन क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम आपका परिभाषा देख लेते हैं। जो आपके प्रभाव मूल्यांकन है वो किसी नीति, योजना या कार्यक्रम ने लक्षित लाभार्थी समाज पर वास्तविक रूप से क्या असर डाला है उसको जांचना ही हम आपका प्रभाव मूल्यांकन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो परिवर्तन हुए वे वास्तव में उस नीति की वजह से हुए या किसी अन्य कारण से। अब हम आपका उपयोगिता देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई योजना सिर्फ कागजी पर नहीं जमीनी स्तर पर भी लागू रही है या नहीं। और जो आपका नीति निर्माण होता है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा हस्तक्षेप असरदार है और कौन से नहीं। इससे हमें भविष्य की योजनाओं को बेहतर डिजाइन और लक्ष्यबंद करने में मदद मिलती है। साथ ही जो जनता के प्रति जवाबदेही है उसको भी बढ़ती है, जो कि सरकार दिखा देती है कि उनके प्रयासों को कितना असर हुआ है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका प्रभावी मूल्यांकन की तकनीकें देख लेते हैं, जिसमें आपका RCTS होता है, मैच्योरिटी एरिया कंपैरिजन होता है और डिफरेंस इन डिफरेंसेस होता है। तो हम आपका सबसे पहले डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस का विस्तृत वर्णन देख लेते हैं, कैसे काम करती है उसको देख लेते हैं। जो आपके डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस होती है वो आपकी एक प्रकार की तकनीक होती है जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी नीति योजनाओं को एक समूह पर लागू किया जाए और दूसरे समूह पर नहीं। तो ये कैसे काम कर सकती है उसको देख लेते हैं। इसमें आपका दो ग्रुप आते हैं, एक आपका ट्रीटमेंट ग्रुप जो कि योजना लागू करती है, दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप जिससे योजना लागू नहीं होती है। जो आपके दोनों समूह होते हैं मूल्यांकन योजना लागू होने से पहले और बाद में किया जाता है, जो कि दोनों समूह हमें समय के साथ हुए अंतर विश्लेषण करके बताते हैं कि योजना का वास्तविक प्रभाव कितना था। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई भी राज्य है उसमें लड़कियों को साइकिल देने की योजना शुरू करी ताकि वे स्कूल जा सके। तो जो ट्रीटमेंट ग्रुप होगा वो राज्य होगा जहाँ योजना लागू हुई है। सेकंड जो कंट्रोल ग्रुप होगा वो पड़ोसी राज्य होगा जहाँ योजना लागू नहीं हुई है। या और इसके लाभ क्या होगा, यह सरल व्यवहारिक तरीका होगा, साथ ही अन्य सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक असर को दर्शाएगा। सेकंड आपकी प्रक्रिया मूल्यांकन आता है। जो प्रक्रिया मूल्यांकन है उससे हमें पता चलता है कि कोई योजना कैसे लागू की गई है, किन संसाधनों का उपयोग हुआ और क्या वे प्रक्रिया अपनाई गई है और क्या योजना अपने लक्ष्यों के अनुसार क्रियान्वित हुई है या नहीं। इससे हमें पता चलता है कि सफलता या विफलता के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया जाता है। अब हम आपके प्रक्रिया मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है उसको देख लेते हैं। जो आपकी योजना होती है उसका डिजाइन अच्छा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है तो उसमें क्रियान्वयन में खामियां रह जाती है। इससे हमें पता चलता है कि सही लाभार्थियों तक योजना पहुंची, समय पर संसाधन मिले और अधिकारियों की भूमिका का पता चलता है, जो कि एक बेहतर बनाने के लिए जरूरी फीडबैक भी प्रदान करता है।
इसके उदाहरण में आप मिड डे मील योजना देख सकते हैं, जो कि सरकार को बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन की आपकी एक योजना थी, जिसमें कि आपका जो प्रभाव मूल्यांकन देखा जाता है वो बच्चे की स्थिति भी बढ़ी। साथ ही लेकिन प्रक्रिया मूल्यांकन से पता चला कि जो स्कूलों में समय पर अनाज नहीं पहुंचता, रसोइयों के समय पर भुगतान नहीं मिलता, साथ ही भोजन की गुणवत्ता में भी अंतर देखा गया है। तो इन जानकारियों के आधार पर सरकार ने आपूर्ति प्रणाली को मजबूत किया, निगरानी तंत्र में सुधार किया, साथ ही भोजन के मेन्यू और गुणवत्ता के मानक तय किए। इससे योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ी। तो इसी प्रकार से इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो आपका प्रभाव मूल्यांकन है वो कोई नीति या समाज कार्यक्रम समाज पर क्या असर डालते है वो पता चलता है, जबकि जो प्रक्रिया मूल्यांकन है उससे हमें पता चलता है कि उस नीति को कैसे लागू किया गया है। ये दोनों ही नीति गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। और जो आपका डिफरेंस इन डिफरेंस जैसे तकनीक है वे हमें यह पता करते हैं कि प्रक्रिया मूल्यांकन से क्रियान्वयन को बेहतर बनाया जाया गया है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जिसमें आपका गैर सरकारी संगठनों और सरकार नीतियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को उदाहरण देकर उनकी उपयोगिता को दिखेंगे। साथ ही राजनीति और नीति के बीच गठजोड़ से आप क्या समझते हैं उसको देखेंगे, और साथ ही नीतिगत निर्णयों पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं उसको भी उदाहरण के साथ देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखें। परिचय में हम देखेंगे जो आपकी सार्वजनिक नीति है वो आपके कल्याण के लिए बनाई जाती है, समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती है। और जो आपकी प्रक्रिया है इसमें गैर सरकारी संगठन और सरकार के बीच सहयोग पर क्या अत्यंत उपयोगी होता है। इसमें यह भी देखा जाता है किसी भी नीति के निर्माण के में राजनीतिक की भूमिका क्या हो रही है और इसका नीतिगत निर्णयों पर क्या असर पड़ा है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाता है। देन हम आपका गैर सरकारी संगठनों और सरकारी नीतियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सहयोग की आवश्यकता होती ही क्यों है। तो जो आपके सरकार के पास होते हैं वो संसाधन और अधिकार होते हैं, और जो आपके एनजीओ वगैरह होते हैं उनके पास स्थानीय जानकारी, सामाजिक जुड़ाव और कार्यान्वयन की लचीलापन होते हैं, जिससे कि जो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनके पास संसाधनों की भी भरपूरता होती है, साथ ही जानकारी की भी भरपूरता होती है, जिससे कि नीतियों को प्रभावशील बनाया जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन होगा, जो कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में खुले शौच रोकने, स्वच्छता जागरूकता और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। और इसमें आपके कई एनजीओ भी है, जैसे कि आपका सुलभ इंटरनेशनल हो गया, बेटर एड आदि, ये आपके एनजीओ हो गए। इन्होंने गांव में शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड आपका आता है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, जो कि राइट टू एजुकेशन हो गया, जो कि शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसमें आपका कई एनजीओ भी हो गए, जैसे प्रथम हो गया, टैग फॉर इंडिया हो गया, जो कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सरकार का साथ देती है। थर्ड आपका कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग, जिसमें आपका जब लॉकडाउन लगाया गया तो आपके जो एनजीओ हो गए उन्होंने गोंज सेवा और ऑक्सफैम जैसे एनजीओ ने सहयोग किया था। अब हम आपकी सहयोग की उपयोगिता देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले योजनाओं की स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुकूलन होता है। देन आपका विश्वसनीयता और पारदर्शिता भी बढ़ती है, और साथ ही सरकार का बोझ कम होता है, जन भागीदारी भी बढ़ती है। साथ ही एनजीओ की जो जनता की आवाज होती है वो सरकार तक पहुंचने का माध्यम भी बनते हैं। अब हम आपका राजनीति और नीति के बीच गठजोड़ देख लेते हैं। जो आपके राजनीति और नीति निर्माण है वे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इसमें राजनीतिक दल अपने वोट बैंक अंतर्ज और राजनीतिक नीति के अनुसार नीति बनाती है, जिससे कि हमें पॉलिटिक्स पॉलिसी नेक्सस भी कहा जाता है। अब हम आपका इसका नीति पर प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव होता है, जो कि राजनीति के जरिए जन भावनाओं को नीति में जगह मिलती है। साथ ही राजनीति जन समस्याओं को समझकर नीतियां बना सकती है। सेकंड आपका नकारात्मक प्रभाव आता है, जिसमें कि जो नीतियां होती है वो लोकप्रियता पाने के लिए बनाई जाती है, न कि दीर्घकालिक लाभ के लिए। इसमें आपकी कुछ नीतियां केवल एक विशेष वर्ग या जाति को खुश करने के लिए बनाई जाती है, और जो बजट का आवंटन होता है वो राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार होता है, जिसमें कि असली जरूरतों की अपेक्षा होती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं किसान ऋण माफी योजना, जो कि चुनाव से पहले कई राज्य सरकार किसानों की ऋण माफी की घोषणा करती है। सेकंड आपका शिक्षा स्वास्थ्य बजट में कटौती। तो इस तरह सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में अब आपका लिखेंगे जो आपकी सरकारी नीति होती है वे जब भी संभव होती है जब आपको स्थानीय स्तर पर सही जानकारी हो, और जो आपके संसाधन हो वे आपके संसाधन भी आपको सही प्रकार से प्राप्त हो। तो जो आपकी स्थानीय सरकार होती है, जो आपकी सरकार होती है वे आपको संसाधन प्राप्त करते हैं, और जो आपका एनजीओ होते हैं वे आपको सही जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कि जो आपके राजनीति और नीति का गठजोड़ है वो एक दोधारी तलवार की तरह ही होता है, जो आपका जनभावनाओं को नीति से जोड़ता है, और वहीं आपका जो संतुलन न हो तो नीतियां केवल राजनीतिक फायदे तक ही सीमित रहती है। तो इसलिए कहना यही जरूरी होता है कि नीति निर्माण में राजनीति की भूमिका विवेकपूर्ण हो, और जो एनजीओ जैसे संगठन है वे क्रियान्वयन निगरानी में सरकार के सच्चे भागीदार बने रहे। तो इतने सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा,
तो ये थे आपके 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, पढ़ाई के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके फ्री है। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स से आप अपना एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपके सभी टॉपिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखने हो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने आपका इसका कंप्लीट सिलेबस के साथ कंप्लीट सिलेबस को भी एक्सप्लेन किया है। साथ ही आपके जो जितने भी इसमें यूनिट और चैप्टर थे उनको सबके आपका प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको चैप्टर वाइज उनके वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट कर ही रहता है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।